सो क्लास 12 बीएमएसटी का सबसे पहला चैप्टर अपन स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज यूनिट 1। यूनिट 1 में आपके पास क्या टॉपिक आने वाला है? सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, और एक टॉपिक है जिसका नाम है एन्युटी। जहां पे दो चीजें तो कहीं ना कहीं बचपन में गलती से पढ़ ही लिया होगा। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बचपन में कभी ना कभी तो देखा ही होगा ना। ठीक है। और तीसरा चीज जो आपको मिलेगा वो क्या होगा? एन्युटी। तो अपना जो पूरा साल एक सीक्वेंस में चलेगा, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। सबसे पहले अपन कंप्लीट करेंगे यूनिट 1 को। ठीक है, यूनिट 1 में समय लगता है, मार्क्स भी कैरी करेगा। ठीक है। फिर उसके बाद में अपन आएंगे यूनिट 3 पे। यूनिट 3 पे है एल्जेब्रा, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, सेट थ्योरी, वो अपन निपटाएंगे। ठीक है, यूनिट 3 होने के बाद में देन विल मूव बैक टू यूनिट 2। एक बार यूनिट 2 कंप्लीट हो, मतलब यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 अगर कंप्लीट हो गया, मतलब आपका जो मैथ्स का जो पार्ट है, बिजनेस मैथ्स का जो पार्ट है, वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। दैट मींस यू हैव कंप्लीटेड 60 मार्क्स। आफ्टर दैट आपका कौन सा पार्ट स्टार्ट होगा? स्टैटिस्टिक्स का पार्ट स्टार्ट होगा, जहां पे 40 मार्क्स आपको कैरी करेगा। क्लियर ये चीज? अब यहाँ पे सिनेरियो आप थोड़ा सा समझो। क्लास 11 तक जो भी स्टैटिस्टिक्स आपने पढ़ा था, मैक्सिमम थ्योरेटिकल था। क्लास 12 के अंदर जो आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ने वाले हो, ये मैक्सिमम चीजें जो आप पढ़ने वाले हो, यहाँ पे जो चीज आपके पास आएगा वो ज्यादातर क्या होगा? प्रैक्टिकल। ठीक है, मतलब यहाँ पे थ्योरी पार्ट प्लस आपको सम्स दोनों प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है। अब एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, इन फ्यूचर किसी का भी अगर यदि प्लान है सीए करने का, ठीक है, मैं खास करके सीए के लिए बता रहा हूँ। अगर आगे जाके 12th के बाद में सीए करने का किसी का भी प्लान है, तो 12th को अच्छे से सीरियसली लेना। ठीक है, 12th का जो भी आपका बीएमएसटी में जितने चीजें आप पढ़ने वाले हो, खास करके पूरा का पूरा स्टैटिस्टिक्स, और ये जो भी आपके पास मैथमेटिक्स और फाइनेंस, मतलब सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और एनुइटी, ये जो पार्ट है आपके पास है, इसको सीरियसली लेना। बिकॉज एज इट इज सेम टू सेम चीज आपका सीए फाउंडेशन मैथ्स के अंदर मिलेगा। ठीक है। आगे यदि किसी को सीए नहीं करना, तब भी आपको कहीं ना कहीं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो हेल्प करेगा ही। बट अगर किसी को सीए करना है तो ये दी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपन सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। पहले तो अब देखो, बचपन में कहीं ना कहीं अपन ने पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या पढ़ा था भैया? पीआरटी 100, पीआरटी डिवाइडेड बाय 100, यही पढ़ा था। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या पढ़ा था भैया? अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर एन। अब ये तो हुआ फॉर्मूला का बात, रटा रटाया हुआ रट लिया हम लोग, जैसे जैसे रटाया था उस तरीके से हम लोगों ने रट लिया था। अब मेन चीज आता है प्रैक्टिकली, आप इसको किस तरीके से देखते हो। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट को किस तरीके से देखते हो और कंपाउंड इंटरेस्ट को किस तरीके से देखते हो, ये चीज को अपन समझते हैं। मैं एक एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं, उस एग्जांपल के थ्रू अपन सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों को समझेंगे। ठीक है, देखो, मिस्टर एक्स बोरोड रुपीज 10,000 फ्रॉम मिस्टर वाई फॉर 3 years at the rate of 10% पर एनम। ठीक है, दो सिनेरियो क्रिएट करते हैं इस पे। पहला मैं बोलता हूं फाइंड सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा बोलता हूं फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, पहला सिनेरियो क्या है अपने पास? सिंपल इंटरेस्ट निकालना। दूसरा सिनेरियो क्या है अपने पास? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना। एकदम ध्यान से समझना। जब भी अपन सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे ना, जब भी अपन सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे, जितना भी आपको नंबर ऑफ पीरियड्स दिया हुआ, पीरियड्स का मतलब ईयर, या इट माइट बी मंथ ऑल्सो, इसलिए मैं पीरियड यूज कर रहा हूं। ठीक है, जितना भी आपको नंबर ऑफ पीरियड्स दिया हुआ हो, वो पीरियड आपका एज इट इज सेम रहेगा। जो आपका प्रिंसिपल होगा वो एज इट इज सेम रहेगा। बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट के केस के अंदर प्रिंसिपल अमाउंट कभी भी चेंज नहीं होगा। इस चीज को समझ लो। सिंपल इंटरेस्ट के केस के अंदर आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, इस केस में आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 10,000 रुपीज। ये जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, ये कभी भी चेंज नहीं होगा फॉर द ड्यूरेशन ऑफ
3 years। क्लियर ये चीज, बात समझ में आ रहा? बट वही अगर ये सिनेरियो मैं लेता हूं फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, तब वहां पे थोड़ा सिचुएशन बदल जाएगा। कैसे बदलेगा? 10,000 रुपया 3 साल के लिए, 10% पर एनम। पर एनम का मतलब क्या होता है? 1 साल। पर एनम का मतलब क्या होता है? 1 साल, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर के लिए तो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट भैया 10,000 ही रहेगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर मेरा जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो सेम नहीं रहेगा, मतलब 10,000 रुपीज नहीं रहेगा। वो क्या रहेगा? 10,000 प्लस उस पर थोड़ा सा इंटरेस्ट भी ऐड हो जाएगा। कौन सा इंटरेस्ट ऐड होगा? जो पहला साल पे अपने पास लग रहा है, ठीक है। अब मैं आपको एक सिचुएशन क्रिएट करके बताऊंगा। पहले एक तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट केस के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ पीरियड्स डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। आपको यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया हुआ है? 10,000 रुपीज, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 10। एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3 डिवाइडेड बाय 100। खत्म। आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना आया? रुपीज, बोलो, इसमें कोई दिक्कत? इसमें किसी को भी कोई दिक्कत? फिर से बता रहा हूं, सिंपल इंटरेस्ट के केस में कितना भी नंबर ऑफ पीरियड्स रहे, आपका प्रिंसिपल अमाउंट नहीं बदलेगा। थ्रू आउट ऑल योर नंबर ऑफ पीरियड्स प्रिंसिपल अमाउंट विल बी सेम, ठीक है। अब सिनेरियो बहुत ढंग से समझना कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में मैं अभी फॉर्मूला का यूज नहीं कर रहा, ठीक है। पहले मैं कुछ भी फॉर्मूला का यूज नहीं कर रहा। सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूंगा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। पहला साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल कितना था आपके पास स्टार्टिंग में? 10,000 रुपये, 10,000 रुपीज लिख दो इसको। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 10। पहला साल के लिए कर रहे हैं तो एन का वैल्यू क्या होगा? 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। खत्म। क्या हो गया ये? 1,000 रुपीज। इसका मतलब आपके पास सोचो बैंक अकाउंट एक है, ठीक है। उस बैंक में आज आपने रखा 10,000 रुपया, समझ में आ रहा है? उस बैंक में आज आपने टुडे, आज आपने रखा 10,000 रुपया, ठीक है। 10,000 रुपया बैंक में एज इट इज जैसा है वैसा पड़ा है, ठीक है। उस पे 10% का इंटरेस्ट लगने के बाद में आपका बैंक का जो बैलेंस है वो अब बन चुका है कितना? 11,000। जो 1,000 इंक्रीज हुआ वो आपका 1,000 क्या है? इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। बात समझ में आया? ये अभी एट प्रेजेंट आफ्टर 1 ईयर आपका बैंक बैलेंस है। आफ्टर 1 ईयर आपका बैंक बैलेंस है कितना है? 11,000 रुपीज। क्लियर ये चीज? अब मेरे को सेकेंड ईयर का बैंक बैलेंस पता करना है। कैसे पता करेंगे? वो पता करने के लिए जो 11,000 है ना, ये जो आपके पास 11,000 है, अब ये किस तरीके से बिहेव करेगा? अब ये एज ए प्रिंसिपल अमाउंट बिहेव करेगा फॉर द सेकेंड ईयर। प्रिंसिपल एज ए प्रिंसिपल अमाउंट बिहेव करेगा फॉर द सेकेंड ईयर, ठीक है। तो अब अगर मेरे को इंटरेस्ट निकालना फॉर सेकेंड ईयर, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर कैसे निकालेंगे? 10,000 रुपया तो था ही, उस पर 1,000 रुपये का इंटरेस्ट हो गया तो 11,000 रुपया, 11,000 सॉरी, 11,000 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो उतना ही रहेगा। अब फर्स्ट से सेकंड में जा रहा है तो साल तो एक ही है, तो इसलिए एन का वैल्यू कितना होगा? 1 डिवाइडेड बाय 100। तो कितना रुपया हो गया? रुपीज 1,100। क्लियर एचएस? तो इसका मतलब आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 2 ईयर आपका बैंक बैलेंस कितना बन गया? 11,000 था, अब उस पे और 10% का इंटरेस्ट लगा, तो आफ्टर 2 ईयर आपका बैंक बैलेंस कितना बन गया? 12,100। ये 2 साल के बाद में आपका बैंक बैलेंस बन गया। क्लियर ये चीज? अब वही मेरे को तीसरा साल के लिए बताना है। तब क्या होगा? इंटरेस्ट आफ्टर या इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, ठीक है। 12,100 इंटू 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? ₹1210। तो 3 साल के बाद में आपका जो बैंक बैलेंस है वो कितना बन जाएगा?
आफ्टर 3 year योर बैंक बैलेंस विल बी हाउ मच? 133 13,310 रुपीज। हाँ या ना? होगा ये वाला बैंक बैलेंस आपका आफ्टर 3 year? क्लियर ये चीज? कोई दिक्कत इसके अंदर? तो 3 साल के बाद में आपने स्टार्टिंग में 10,000 रुपया डाला था, 3 साल के बाद में आपका बैंक बैलेंस कितना बन गया? 13,310 रुपीज। अब इस केस में अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? स्टार्टिंग में भैया हम लोगों ने डाला था 10,000 रुपया, 3 साल के अंदर बैंक बैलेंस हो गया 13,310 रुपया। तो 13,310 में से, ठीक है, 10,000 को आप माइनस कर दो, तो आपके पास क्या बना? 3310। क्या बना आपके पास? 3310। अब एक बार थोड़ा सा ढंग से देखो, जब अपन यही सेम सिचुएशन पे सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर रहे थे, तब अपने पास इंटरेस्ट कितना आ रहा था? 3,000। वही सेम सिचुएशन पे जब अपन कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर रहे हैं, वो कितना आ रहा है? 3310। तो कौन सा केस में ज्यादा आ रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में ज्यादा आ रहा है। क्यों ज्यादा आ रहा है? वाई इट इंक्रीजेस? क्या चेंज हो रहा है? एग्जैक्टली सिंपल इंटरेस्ट के केस में पूरा 3 साल के लिए थ्रू आउट आपका प्रिंसिपल सेम रहता है। क्लियर ये चीज? और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का बात करेगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट के केस के अंदर एवरी पीरियड आपका प्रिंसिपल चेंज होते जाता है, मतलब एवरी पीरियड आपका प्रिंसिपल इंक्रीज हो रहा है। सो दिस इज द केस जहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से हमेशा ज्यादा रहेगा। क्लियर ये चीज? आप कोई भी तरीके का, प्रैक्टिकली कोई भी तरीके का फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करो बैंक के साथ, ठीक है, आप अगर अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट भी कर रहे हो, समझ लो एज ए एफडी भी आप डाल रहे हो या एज ए रिकरिंग डिपॉजिट भी आप बैंक में पैसा डाल रहे हो, तो हमेशा वहां पे जो ट्रांजेक्शन होगा वो कंपाउंडिंग होगा। क्लियर है? कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से ही हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं। या आप बैंक से लोन भी लेते हो, आप बैंक से जब पैसा ले रहे हो तब भी वहां पे जो इफेक्ट आएगा वो किसका आएगा? कंपाउंडिंग इफेक्ट ही आएगा, कभी भी सिंपल इंटरेस्ट नहीं लगता वहां पे। क्लियर ये चीज? कोई दिक्कत इसके अंदर? अब यहाँ पे सिनेरियो देखो, ये तो जो हम लोगों ने किया ये तो मैनुअल मेथड हो गया, ठीक है। अब ऑब्वियस सा बात है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करें तो ये तो यूज करने वाला नहीं है, बिकॉज एक एक साल का कितना बार निकालेगा? अगर आपको 10 साल का केस दिया जाए तो आप निकाल लोगे नहीं, 10 साल तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया था कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, वो ये होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + i⁴n। ठीक है, यहाँ पे i का मतलब होता है R/100। R रिप्रेजेंट करता है रेट परसेंट को, n का मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियड्स, ठीक है, a का मतलब होता है अमाउंट आफ्टर n नंबर ऑफ ईयर्स, p का मतलब होता है प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, बेसिकली ऐसा सोचो कि p का मतलब वो हो गया जो पैसा मैंने आज बैंक में डाला है, ठीक है, और a का मतलब ये हो गया कि मान लो 3 साल के बाद में जो पैसा निकालने वाला है। सोचो आज 10,000 डाला, 3 साल के बाद में 13,000 रुपया बन गया, ठीक है, तो a का वैल्यू हो गया 13,000 और p का वैल्यू हो गया 10,000 रुपया। ठीक है, अब ये तो हो गया अमाउंट आफ्टर n नंबर ऑफ ईयर्स। अगर आपको यहीं पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने बोलता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हो? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, आपके पास अमाउंट क्या था? P1 + i⁴n - p। यहाँ पे आप p को कॉमन ले लो, तो आपके पास क्या सिनेरियो बनेगा? 1 + i⁴n - 1। ये बन गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला। ठीक है, ये नोट डाउन कर लो। और सिंपल इंटरेस्ट के लिए क्या था? P/r/n/100, P × r × n/100। ठीक है,
अब ये तो कहानी हो गया फॉर्मूलाज का। अब अगर आपके पास सिचुएशन क्रिएट होता है, ठीक है, एग्जाम में अगर आपके पास सिचुएशन थोड़ा इस प्रकार क्रिएट होता है कि उसमें बोल दे कि भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है 12% पर एनम सेमी एनुअली, ठीक है। अगर सेमी एनुअली का केस आपके पास आ गया, सेमी एनुअली बोल लो या इसको आप बोल सकते हो हाफ ईयरली, ठीक है, बोथ आर सेम। सेमी एनुअली के केस के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, ठीक है, जो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा उसको डिवाइड कर दो 2 से, और जो भी आपका पीरियड्स रहेगा, एन नंबर ऑफ पीरियड्स रहेगा, उसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से। कहने का मतलब क्या हो गया कि मैंने 10,000 रुपया किसी से बोरो किया फॉर 2 ईयर्स, ठीक है, एट द रेट ऑफ 10%। मान लो मैंने कितना रुपया बोरो किया किसी से, 10,000 रुपीज बोरो किया एट द रेट ऑफ 10% फॉर हाउ मेनी ईयर्स, 2 ईयर्स। अब मैं उसको बोल रहा हूँ कि भैया मैं आपको जो इंटरेस्ट दूंगा ना वो एक साल में नहीं दूंगा, वो एक साल में आपको 2 बार दूंगा। 2 बार कहने का मतलब एक साल में आपको सेमी एनुअली करके आपको इंटरेस्ट दूंगा, ठीक है। अब अगर एक साल में मैं 2 बार इंटरेस्ट दे रहा हूं तो 2 साल में कितना बार दिया मैंने, 4 बार। इसीलिए जब सेमी एनुअली का केस आता है मल्टीप्लाई करेंगे अपन नंबर ऑफ पीरियड्स को 2 के साथ, बिकॉज 2 ईयर्स था, 2 ईयर्स था और 4 बार मैं पेमेंट कर रहा हूं, सो इट विल बी 2 into 2। क्लियर है? अगर 3 ईयर्स होता तो कितने बार करता, 6 बार, 3 into 2 6, ठीक है। अब अगर मैं 4 बार पेमेंट कर रहा हूं तो ऑब्वियस सा बात है 10% से तो नहीं करूंगा, ठीक है। तो उस केस के अंदर मैं 10% के सिवा 10% की जगह क्या करूंगा, 10 का भी आधा कर दूंगा। तो 10% था, 10 का आधा कितना हो जाएगा, 5%। क्लियर ये चीज? नेक्स्ट आपके पास केस बनता है क्वार्टरली। क्वार्टरली के केस के अंदर क्या होगा, जो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा उसको आप डिवाइड कर दो किससे, 4 से। मतलब आप एक साल में 4 बार पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, 4 बार इंटरेस्ट दे रहे हो, और एन को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, ठीक है। मंथली के केस में क्या हो जाएगा फिर, आर इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई 12, एन इज इक्वल टू एन इंटू 12। क्लियर? तो ये कहानी था आपका सेमी एनुअली, क्वार्टरली और मंथली का। अब बाई चांस आपको एग्जाम में मान लो डेज में दिया हुआ रहे, ठीक है, तो जब डेज में सिचुएशन अपने पास दिया हुआ रहता है तो वहां पे हम लोग चेक करते हैं कि भैया लीप ईयर है ना नॉन लीप ईयर है। अगर लीप ईयर हुआ तो जितना भी नंबर ऑफ डेज रहेगा उसको आप डिवाइड कर लेना 365 से, ठीक है। अगर आपके पास लीप ईयर रहा, ठीक है, तो नंबर ऑफ डेज को डिवाइड कर लेना 366 से, ठीक है। लीप ईयर में 366 है, तब ये आपका ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये आपका ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। और नॉन लीप ईयर हुआ तो उस केस में क्या करो, जो भी नंबर ऑफ डेज दिया हुआ रहेगा उसको आप डिवाइड कर दो 365 डेज से, तो ये भी ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर ये चीज? और कोई चीज अगर मंथ में दिया हुआ रहे, समझ लो 9 मंथ दे दिया, उसको ईयर में कन्वर्ट करना है, तो उसमें क्या होगा, जितना भी आपको मंथ दिया हुआ है, नंबर ऑफ मंथ्स डिवाइडेड बाय एक साल में कितना महीना होता है, 12 महीना, तो डिवाइड आप कर दो 12 से, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर ये चीज? कोई इशू इसके अंदर? चेक कर लो एक बार, यहाँ तक सब नोट डाउन कर लो अच्छे से। ओके, तो अपने पास पहला एक्सरसाइज पे जो प्रॉब्लम दिया हुआ है एक्सरसाइज 1.1 ए फ्रॉम योर बुक अजंता मजुमदार, उसमें जो पहला क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट का, वो क्या दिया हुआ है समझते हैं उसको। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एज वेल एज अमाउंट
ऑन ₹10,000 फॉर 6 years 3 months एट 8% पर एनम। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन कंडीशंस पहले समझ लेते हैं। गिवन आपको क्या क्या दिया हुआ है। प्रिंसिपल आपको दे दिया कितना रुपया, ₹10,000। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स आपको दे दिया कितना, 6 year 3 months। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया आपको कितना, 8% पर एनम। सब कुछ ठीक है। 6 year 3 month को आप कन्वर्ट कर लो। कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, 6+3/12। ठीक है, तो 6+3/12 कितना हो जाएगा, ये 1/4। तो 6 4 जा 24, 24 + 1 25/4। इसमें कोई इशू नहीं है, ये तो सबको समझ में आता है ना। देख लो, अगर किसी को नहीं भी समझ में आता, 6+1/4 हुआ, एलसीएम लिया 4, 6 × 4 24, 24 + 1 25। क्लियर ये चीज। तो ये बन गया 25/4 ईयर। ईयर में कन्वर्ट कर दिया। अब अपने को क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के लिए क्या यूज करेंगे, P × R × N डिवाइडेड बाई 100। तो P की जगह आप क्या लिखोगे, 10,000। R की जगह क्या लिखोगे, 8। N की जगह क्या लिखोगे, 25/4, और नीचे यहाँ पे 100। ये खत्म, ये खत्म। तो 4 × हाउ मेनी टाइम्स, 2 times। तो 25 × 2 50। सो इट विल बिकम हाउ मच, ₹5,000। ठीक है, बाप रे, 10,000 रुपए के लिए 5,000 का इंटरेस्ट। ठीक है, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, ये तो हम लोगों ने क्या निकाल लिया, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया। अब सवाल एक और चीज आपको पूछा है क्वेश्चन के अंदर। क्या पूछा है आपको, आपको बोल रहा है कि भैया अमाउंट भी निकालो। ठीक है, अमाउंट का मतलब क्या हो गया, कि 10,000 रुपया लिया था, 5,000 का सिंपल इंटरेस्ट बन रहा है। तो 3 साल के, 6 साल 3 महीने के अंदर जब लौटाएगा, तो एक्चुअल में कितना लौटाना पड़ेगा, इट विल बी 10,000 प्लस ₹5,000। सो इट विल बिकम हाउ मच, ₹15,000। कोई दिक्कत यहां तक किसी को, क्लियर है सबका। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको दे दिया कि भैया फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एज वेल एज अमाउंट फॉर रुपीज हाउ मच, 7,200 फ्रॉम 13th Jan 1987 टू 27th March 1987 एट 5% पर एनम। सबसे पहला चीज आप दिमाग में ये रखो कि भैया ईयर एक ही है, 1987 से 1987 ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या चीज के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, डेट विल बी योर नंबर ऑफ डेज। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो, प्रिंसिपल तो आपके पास हो गया कितना, ₹7,200। ठीक है, फिर इसके बाद में जब आप नंबर ऑफ ईयर्स पे आते हो, तो पहले आप जनवरी पे फोकस करो। जनवरी पे क्या बोल रहा है, 13th Jan। तो जनवरी में टोटल कितने डेज होते हैं, 31 डेज होते हैं, ये सबको पता है। तो रिमेनिंग डेज कितना हो गया, 31 - 13। सो इट विल बी हाउ मच, 18 डेज। क्लियर। फिर अपन बात करते हैं फेब का। अब एक बार देख लो कि लीप ईयर है ना नॉन लीप ईयर है, 1987 है, ऑड नंबर है, तो लीप ईयर तो वैसे भी नहीं होगा। तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितना होगा इसके पास, 28। सो इट विल बी हाउ मच, 28 डेज। फिर नेक्स्ट आता है आपके पास मार्च। मार्च में कहां तक जाना आपको, 27। तो मार्च का तो पूरा 27 डेज कैलकुलेट करना है, तो 27 डेज। क्लियर है। तो टोटल एन पे अगर आप देखो तो कितना डेज आएगा, 18 प्लस 28 प्लस 27। सो 20 20 40 50 हो गया 73 डेज। तो आपके पास एन का वैल्यू कितना आ गया, 73 डेज। क्लियर। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ आपको क्वेश्चन के अंदर, 5%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 5%। अब मैंने आपको बताया था कि जो भी आपका डेज पे रहे उसको आप किस पे कन्वर्ट कर लो, ईयर पे कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो ये जब लीप ईयर नहीं है, इसको अगर अपन कन्वर्ट करेंगे तो किस प्रकार कन्वर्ट कर सकते हैं, 73 डिवाइडेड बाई 365। तो 73/365 करोगे तो डिविजिबल है 1/5। चेक कर लो। यहां तक गिवन कंडीशंस में किसी को भी कहीं पे भी कुछ इशू है तो मेरे को अभी बता दो। ऑनलाइन वालों कुछ इशू है तो अभी बता दो, फिर आगे अपन कैलकुलेशन करेंगे। क्लियर है सबका। ठीक है,
नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसके ऊपर, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन के ऊपर। तो क्या हो जाएगा, P इंटू R इंटू एन डिवाइडेड बाई 100। सो इट विल बी 7200 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा 5, एन का वैल्यू कितना होगा 73, सॉरी 1/5, 1/5 डिवाइडेड बाई 100। तो 5 कट, ये कट, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना रुपया आ रहा है, ₹72। कोई दिक्कत? तो सिंपल इंटरेस्ट आपके पास आ गया ₹72। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI 7200 प्लस 72। सो इट विल बी ₹7272। So this will be your required answer. Next, question number 3. Rupees 8400 for 3 years 9 months at 5.1/2% per annum. ठीक है, तो प्रिंसिपल आपको कितना दिया हुआ है, ₹8400। नंबर ऑफ ईयर्स कितना दिया हुआ है, 3 ईयर 9 मंथ। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 5.1/2%। तो इसको लिख लेते हैं 5 टू 10, 11/2%। ठीक है, और 3 ईयर 9 मंथ को लिखते हैं 3 प्लस 9/12, 3 से कट 3/4। तो 3 प्लस 3/4, 4 3 जा 12, 12 प्लस 3 15, 15/4 ईयर। ठीक है, अब इस पे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। क्या आ जाएगा, 8400 इंटू 15/4 इंटू 11/2, और नीचे क्या चाहिए मेरे को, 100। तो ये खत्म, 4 से भी ये जाएगा, 4 से हाउ मेनी टाइम्स, 2 1। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, 21 इंटू 15 इंटू 11, 21 इंटू 15 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इट विल बी ₹1732.50। और एक चीज दिमाग में रखो, मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, आप लोग मत कर लेना। आप लोग को नॉर्मल प्रोसेस फॉलो करना है, एग्जाम में आपको कैलकुलेटर मिलेगा नहीं। ठीक है, मेरा यूज करने का रीजन ये है कि भाई क्लास धीरे हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, आप लोग अपना जब भी प्रैक्टिस करो, मेक श्योर करो कि आप कैलकुलेटर का यूज ना करो किसी भी चीज को चेक करने के लिए, बिकॉज एट द एंड आपको एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, प्रैक्टिस यहीं से चालू होगा। ठीक है, तो अमाउंट आपके लिए क्या जाएगा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है आपके पास, 8400 प्लस 1732.5। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 10,132 रुपया, 10132.5। खत्म, इजी सवाल। क्वेश्चन नंबर 2 पे आपको क्या बोल रहा है, व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू ₹620 इन 4 years एट 6% सिंपल इंटरेस्ट पर annum। यहाँ पे चीज को समझना, आपको बोल रहा है कि व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू ₹620, मतलब आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल। आप कितना पैसा आज डालोगे कि 4 साल के बाद में आपको कितना पैसा मिले, ₹620। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको प्रिंसिपल तो फाइंड आउट करना है। ठीक है, अमाउंट आपको दिया हुआ है 620, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 6% पर एनम, एन का वैल्यू दिया हुआ है 4 years। ठीक है, तो अमाउंट इज इक्वल टू हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट।
तो अमाउंट आपको दिया हुआ 620 रुपया। प्रिंसिपल पी जैसा है वैसा ही रहने दो। सिंपल इंटरेस्ट के लिए पी इंटू आर का वैल्यू 6 और एन का वैल्यू कितना हो गया 4 डिवाइडेड बाई, लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो 620 इज इक्वल टू पी प्लस, इसको थोड़ा कैलकुलेट करते हैं ये 25 से, तो 6p/25, ठीक है। तो 620 इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा मेरे पास 25, 25p प्लस 6p, सो इट विल बी हाउ मच 620 इक्वल टू 31p डिवाइडेड बाई 25। तो p इज इक्वल टू 25 इंटू 620 डिवाइडेड बाई 31, तो 31 टू टाइम 620 होता है। तो प्रिंसिपल कितना आ गया 500 रुपये। 25 इंटू 20 इज हाउ मच 500 रुपीज। डन। क्वेश्चन नंबर 3 पे बोल रहा है व्हाट सम ऑफ मनी बोरोड ऑन 11th जून विल अमाउंट टू ₹5151 ऑन 4th नवंबर ऑफ द सेम ईयर एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। तो बेसिकली ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन हो गया जो अभी हम लोगों ने किया। इस पे आपको अमाउंट दिया हुआ है कितना 5151, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ आपको 5% पर एनम। नंबर ऑफ ईयर्स के लिए आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सेम ईयर का ही बात कर रहा है, कहाँ से स्टार्ट हुआ है 11th जून से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो जून के केस के अंदर कितना डेज होगा 30 - 11, 30 - 11 कितना हो जाएगा 19। फिर उसके बाद में अगस्त, अगस्त में कितना डेज होगा 31, ओ सॉरी ये गलती कर दिया, 31 होगा ना जुलाई में। ओह, एक ईयर ही हम मिस कर दिए, जून के बाद में जुलाई, 30 - 11 इसमें तो 19 होगा, ठीक है। फिर जुलाई, जुलाई में कितना हो जाएगा 31। फिर अगस्त, अगस्त में भी कितना 31। जून में 30 होता है, जून में 30 होता है, ठीक है। सितंबर 30, अक्टूबर 31, और नवंबर में कितना दिन दिया हुआ है, कहाँ तक है 4th नवंबर, नवंबर में 4। तो इन सबको कैलकुलेट कर लो, कितना आ जाएगा हमारे पास 19 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 4, 146। So it will be total 146 days, ठीक है। तो n आपके लिए क्या हो जाएगा 146 डिवाइडेड बाय 365। बोलो यहां तक किसी को दिक्कत है तो बताओ, यहां तक किसी को कोई इशू है तो बता दो अभी, फिर आगे कैलकुलेशन करते हैं। तो अब आपको चाहिए अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल आपके पास, सॉरी अमाउंट आपको दिया हुआ 5151, 5151, ठीक है। प्रिंसिपल प्लस, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ 5, एन का वैल्यू हो गया 146 डिवाइडेड बाई, क्लियर ये चीज। बस अब इसको कैलकुलेट करना आपको। तो पहले 5 और 365, 5 और 365 इसको आप कट कर लो। 5 365 को कट करते हो 73, फिर 73 इंटू 2 टाइम्स 146, 250 टाइम्स, ठीक है। तो 5151 इक्वल टू पी प्लस p/50। तो 5151 इक्वल टू 50 एलसीएम लेते हैं, तो 50p प्लस p
सो ये हो जाएगा 5151 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 51 इक्वल टू पी। तो इसको कैलकुलेट करो। 51 101 टाइम्स 5151 होता है, चेक करके देख लो। 101 टाइम्स, और 101 से 50 को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 5050। सो दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। एक जैसा क्वेश्चन था। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को भी? क्लियर है सबका?